नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गच्चा कितना सच्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव की चुटकी ली तो उस पर सपा मुखिया हमलावर हो गए और उन्होंने दिल्ली से ही इसका जवाब दिया। आपको बता दें कि सदन में मौजूद शिवपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री को उसी शैली पर उत्तर दिया, उसी शैली में, और कहा कि अब दोनों ही डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को गच्चा देंगे। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को नेता विपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर तंज कसा और सीएम ने कहा कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। उनके इस बयान पर सदन में मौजूद चाचा शिवपाल ने भी जवाब दिया, कहा कि गच्चा तो आपने भी मुझे दिया। शिवपाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 2027 में दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। पूरे सिलसिले की जहां तक बात है तो हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बोलने के बाद सपा विधायक शिवपाल यादव उठे और कहा कि चूंकि नेता सदन ने मेरा नाम लिया है इसलिए जवाब देना जरूरी है। स्पीकर ने उन्हें इजाजत दी और शिवपाल यादव ने कहा कि देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला क्योंकि माता प्रसाद जी बहुत सीनियर है और हम लोगों ने ही स्पीकर के लिए उनका नाम बढ़ाया था। वैसे तो 3 साल तक हमें आपके सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ भी संपर्क में रहे और गच्चा तो हमें आपने भी दिया। इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई और फिर आप देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं गुमराह कर शादी पर आजीवन कारावास। यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधेयक विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पास हो गया है। इससे अब गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था और इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। संशोधन के जरिए पिछले विधेयक को सजा और जुर्माना की दृष्टि से और मजबूत किया गया। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी भी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, SC/ST का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि दंडित किया जाएगा। और सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ ही सजा का प्रावधान होगा। यह संशोधन विधेयक धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इससे विदेशी और राष्ट्र विरोधी ताकतों की संगठित साजिश को रोका जा सके
इस लिहाज से जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ ही जमानत की कड़ी या शर्तों के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाबालिग, दिव्यांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी इस अपराध में शामिल किया गया है। रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ योगी सरकार का ये कदम, ये फैसला निकलकर सामने आया है कि अगर यूपी में धर्म परिवर्तन के संविधान का और सामूहिक रूप से भी धर्म परिवर्तन या किसी भी तरीके का ऐसा मामला सामने आता है तो जुर्माने के साथ साथ एक कड़ी सजा का भी प्रावधान होगा। ये विधेयक इसी लिहाज से पास हुआ है और अब इसका धरातल पर, जमीनी स्तर पर कितना कड़ाई और सख्ती के साथ पालन होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो नए कानून पर विधानसभा में मोहर लग चुकी है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ योगी सरकार का ये विधेयक रात के अंधेरे में तो जबरन अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो उसकी अब खैर नहीं। जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान होगा। इस नए कानून को पास किया गया है और ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ है और इसमें चाहे विकलांग हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, हर एक वर्ग के लिए अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है और इस लिहाज से इस सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो इस विधेयक, इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र। तो इस विधेयक के पास होने के बाद ऐसे मामलों में कितनी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि तेजी के साथ धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं स्वेच्छा से तो कहीं जबरन धर्म परिवर्तन के मामले और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब इसको लेकर ये सख्त कानून विधेयक इसी लिहाज से पारित किया गया है। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, ये विधेयक क्योंकि खास तौर पर धर्म परिवर्तन के जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे थे, इस दिशा में ये कहा जा सकता है योगी सरकार का ये कदम है और इस लिहाज से ये विधेयक पास किया गया। देखिए, आपको बताएं कि ये समस्या ही प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए थी और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ हमेशा रहे, उसके बाद जो है जब उनको मौका मिला उन्होंने इस विधेयक के लिए तैयार किया था। अगर इसकी सजा बढ़ जाएगी हो सकता है कि लोग इससे जो है पीछे हटेंगे ऐसे अपराध करने से। तो इसको जो है विधानसभा के पटल पे रखा गया था, क्योंकि कैबिनेट में पहले ही प्रस्ताव पास कर दिया गया था। इसको कल विधानसभा के पटल पे रखा गया और आज विधानसभा में इसको पास करवाया गया। कई महत्वपूर्ण विधेयक और भी पास हुए, निजी कॉलेजों को लेकर, डिग्री कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को लेकर पास किए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ कि विधानसभा में आज जो है लव जिहाद के कानून को लेकर जो उम्र कैद की सजा के लिए जो विधेयक लाया गया था उसको आज पास कर दिया गया। अब एक उच्च सदन में इसको भेज दिया गया है। बिल्कुल कौशलेंद्र, एक नया कानून धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये विधेयक पास हुआ, मोहर लग गई, लेकिन कहीं जैसे कि हर एक सजा देखा जाए, हर एक अपराध के लिए कानून है, देखा जाए पॉक्सो एक्ट भी बनाया गया, लेकिन आपने देखा अपराध कम नहीं हुए। कहीं यही हाल इस कानून का भी तो नहीं होगा? किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे जहन में खौफ पैदा किया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं। देखिए, कुछ कानून में जो सजा का प्रावधान जो किया गया है, कड़े सजा प्रावधान होते हैं, लेकिन अगर जब ये लगता है कि नहीं कि इसमें सजा लंबी अवधि तक है और कड़ी सजा है, तो हो सकता है कि लोगों को जेहन में आए कि अगर मैं अपराध करूंगा तो मुझे सजा हो जाएगी, तो हो सकता है कि इस अपराध में कमी आए। हाँ, रही बात अर्थ की, कई ऐसे जो है अपराध है जिसमें सजा कम है, लेकिन अगर उनको भी अगर मजबूती से इम्प्लीमेंट अगर अधिकारी करवाएंगे और अगर न्यायालय अगर उस केस को सुनवाई जल्द करेगा तो हो सकता है कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं अब न हो।
बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ये देखना होगा कि आखिर इस विधेयक में मोहर लगी है, ये कानून पारित हुआ है, तो इस कानून का खौफ कितना धरातल में देखने को मिलता है। क्या धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी देखने को मिलेगी या नहीं। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्राकृतिक आपदा मौत से सामना। केरल के वायनाड जिले में मेपाडी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से अफरा तफरी मच गई और इस प्राकृतिक आपदा के कारण करीब 84 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 116 घायल हुए। वहीं सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव शेखर कुरियाकोस ने कहा है कि बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और हमारे पास पर्याप्त बल है। एनडीआरएफ को पहले से ही तैनात कर दिया गया है। अग्निशमन और बचाव की 10 टीमें, 200 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, एनडीआरएफ की 3 टीमें काम में लगी हुई हैं। ये भी बताया गया कि एनडीआरएफ की 4थी टीम, रक्षा सुरक्षा पुलिस की 2 टीमें और नौसेना की एक नदी पार करने वाली टीम को यहां भेजने का अनुरोध भी किया गया है। और हमने सेना से इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के लिए भी अनुरोध किया है। हमारे पास इन सैनिकों को ले जाने के लिए विमान तैयार है। बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है, कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। उनके दुख में मेरे विचार उनके साथ हैं, मेरा मन उनके साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को शक्ति दे। इस बहुत ही दुखद हादसे के कारण जिन भाई बहनों की मृत्यु हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो इंजर्ड हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ठीक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। तो जब भी ऐसे हादसे सामने आते हैं तो जिम्मेदारों का ऐसा ही बयान निकलकर सामने आता है, लेकिन सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर ऐसी घटनाओं का जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। आगे बात करेंगे सिस्टम फेल, ट्रेन डेरेल। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सिस्टम फेल, ट्रेन डेरेल। झारखंड के चक्रधरपुरा रेल मंडल के बाराबंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बताया जा रहा है कि रेल के 18 कोच पटरी से उतर गए। हादसे में 2 यात्री की मौत हुई है और 20 लोग घायल हुए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर रेलवे कर्मचारियों के साथ एआरएम, डीआरएम और सीकेपी की टीम मौके पर मौजूद है, जिसने घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। साथ ही टीम ने 80% यात्रियों को घटनास्थल से चक्रधरपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। घटना की पुष्टि करते हुए एक अधिकारी ने यह भी कहा कि 1281 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के सुबह करीब 3:45 पर चक्रधरपुरा डिवीजन के राजा खरसवा वेस्ट आउट और बाराबंबो के बीच चक्रधरपुर के पास 18 कोच की पटरी से उतरने की सूचना मिली थी। हादसे में 2 यात्री की मौत हुई है। बढ़ते आगे और बात करते हैं केंद्र को फटकार, कैप्टनों की सुने सरकार।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वन रैंक वन पेंशन को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल अदालत ने कुछ साल पहले वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन्स को बकाया भुगतान करने के लिए कहा था, मगर बकाया पेंशन पर वर्षों तक कोई फैसला नहीं लेने पर शीर्ष अदालत ने आज केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन के मामले में जो भी अड़चनें सामने आ रही थी उन्हें दूर करने के साथ ही केंद्र को 14 नवंबर तक का समय दिया है। पीठ ने यह भी कहा है कि 2 लाख रुपए की राशि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी और सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर 14 नवंबर तक फैसला नहीं लिया गया तो वो सेवानिवृत्त नियमित जो कैप्टन्स हैं 10% पेंशन बढ़ाने का निर्देश देंगे और इस मामले में अगली तारीख 25 नवंबर तय की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और एक समय अवधि भी दी गई है कि इतने समय में देखा जाए 2 लाख रुपए सेना कल्याण कोष में जमा करे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इस मामले में और एक तारीख भी नियत की गई है। तो सेवानिवृत्त जो कैप्टन हैं उनकी पेंशन से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसको लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। बढ़ते आगे, बारिश धुआंधार, जनजीवन बेहाल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लगातार बारिश से कुछ गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। दरअसल भारी बारिश की वजह से पुलिया टूट चुकी है और जिससे तकरीबन 6 गांव प्रभावित हुए। देखिए ये रिपोर्ट। Incessant rainfall has damaged Balod district of Chhattisgarh, cutting off access between nearly half a dozen villages and the district headquarters. Affected villagers say they have been facing a lot of problems because of this. बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पुल है लगभग 1 आध हफ्ता हो गई सही, लगभग आना जाना अभी पूरा प्रभावित हो गए है। अब आए जाए बारे थे हमारे जिला मुख्यालय बालोद है, मोरगांव हल्दी है रे, तो मूल वहाँ से आना जाना करे पर कभी कभी सब काम के हिसाब से जाना वाना पड़ते तो वही सब समस्या होती। पूरा जिला मुख्यालय से हफ्ता दिन हो गए संपर्क टूटे हुए है और ये तरफ तो समझ लो कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आदमी बहुत परेशानी होते भैया तिहले चले में। The Public Works Department has promised to repair the culvert soon. In the meantime, villagers desperate to cross to the other side are wading their vehicles through the stream. इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।